से निरंतर एक संगठन इस पे लगा हुआ है, लाखों स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अद्भुत उदाहरण है दुनिया के अंदर, दुनिया को सीखना चाहिए। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न खड़ा करते हैं उनको जाके उनकी शाखाओं में जाकर के देखना चाहिए कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए कैसे वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया के साथ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे उनका भी कल्याण होगा, उनके परिवारों का भी कल्याण होगा, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो देश का भी हो सकता है कल्याण हो जाए। ये तो आपने आरएसएस की प्रशंसा कर दी, लेकिन आरएसएस आपको क्यों चाहता है ये नहीं बताया। देखिए, आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आरएसएस के लिए जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा वो आरएसएस उसको पसंद करेगा, जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसी का है, इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में आने वाला है और यूपी में वक्फ, इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में आने वाला है और यूपी में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल किसी प्रकार का विवाद उत्पादित कर सकता है। देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कहते हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कहते हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है,
संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहाँ का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से। छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है। महाकुंभ संपन्न हुआ, बहुत शानदार रहा, और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 66 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो कि देश की आबादी का आधा है करीब। तो महाकुंभ के 45 दिनों में आपको सबसे बड़ी चुनौती कब लगी, कैसे लगी? देखिए, हर अच्छा कार्य सकुशल संपन्न होना एक चुनौती होती है, लेकिन उस चुनौती को चुनौती न मान करके अगर हम उसके पार्ट बन जाते हैं तो वह हमें स्वयं आगे बढ़ाने में मदद करती है। महाकुंभ के बारे में देश और दुनिया में जो आकर्षण बढ़ा वो हमारी अपेक्षा से कई ज़्यादा था। हम ये मानते थे कि 40 करोड़ तक श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 2019 में प्रयागराज कुंभ के साथ जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए थे। इस बार हम लोगों ने 40 करोड़ का एक मान करके 45 दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग ये मानते थे कि 6 स्नान है, उन 6 मुख्य स्नान में से 3 अमृत स्नान है। मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है और बसंत पंचमी है। 3 स्नान अन्य इसके साथ जुड़ेंगे, पौष पूर्णिमा का, माघी पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का। 3 अमृत स्नान में जो संख्या होगी, यह मेरा अनुमान था कि 3 से 5 करोड़ के बीच में प्रतिदिन होगी। जैसे मैं मानता था मकर संक्रांति के अवसर पे 3 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे, 3.5 के आसपास आए थे। मौनी अमावस्या पे मैं मानता था 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ी तो 28, 29, 30 इन 3 दिनों में, यानी मौनी अमावस्या 2 दिन गई थी, 28 की सायंकाल से लेकर के और 29 की सायंकाल तक चला। तो मैं मानता था कि कुल 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु वहाँ आए। और फिर बसंत पंचमी के अवसर पर हमारा था तो लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु उस समय आए थे, तो उतना ही वहाँ पे था। शेष दिनों में हमारा था कि 1 करोड़ के आसपास है, उससे कम रहेगी। लेकिन हम देखते थे कि 29 के पहले ये एवरेज अन्य दिनों में 60 लाख 70 लाख के आसपास चल रही थी।
लेकिन 30 जनवरी के बाद अचानक इसमें वृद्धि होनी शुरू हुई। ये 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंच गई। तो हमारी जो व्यवस्था थी वह तो 40 करोड़ के लिए थी। Hello, my name is Adam Ferrari. 28, 29, 30 इन 3 दिनों में, यानी मौनी अमावस्या 2 दिन गई थी। 28 की सायंकाल से लेकर के और ये 29 की सायंकाल तक चला। तो मैं मानता था कि कुल 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु वहां आए। और फिर बसंत पंचमी के अवसर पर हमारा था तो लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु उस समय आए थे, तो उतना ही वहां पे था। शेष दिनों में हमारा था कि 1 करोड़ के आसपास है, उससे कम रहेगी। लेकिन हम देखते थे कि 29 के पहले ये एवरेज अन्य दिनों में 60 लाख 70 लाख के आसपास चल रही थी। लेकिन 30 जनवरी के बाद अचानक इसमें वृद्धि होनी शुरू हुई। ये 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ पहुंच गई। तो हमारी जो व्यवस्था थी वह तो 40 करोड़ के लिए थी। पार्किंग का स्पेस, अन्य जो सुविधाएं थी, तो उसमें हमें थोड़ा वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जो होर्डिंग एरिया थे, बस स्टेशन पर जो होर्डिंग एरिया थे, अन्य जनपदों में, क्योंकि जब यहाँ भीड़ होती थी तो हमें अगल बगल के जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकना पड़ता था, श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता था। और फिर जो श्रद्धालु प्रयागराज आ रहा था वो विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जाता था, बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाता था, अयोध्या आता था, गोरखपुर जाता था, चित्रकूट जाता था, नैमिषारण्य जाता था, या मथुरा वृंदावन जाता था। तो यहाँ का जो प्रेशर था वो प्रेशर हमें उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था। क्योंकि पहले तो होता क्या था, कुंभ का आयोजन होता था तो कुंभ के आयोजन में लोग केवल यहीं पे प्रयागराज आकर के निकल जाते थे। लेकिन इस बार 5 नए आध्यात्मिक सर्किट बने हैं यूपी के अंदर कुंभ के बहाने, महाकुंभ के बहाने। एक प्रयागराज से प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और काशी। दूसरा प्रयागराज से अयोध्या, गोरखपुर। तीसरा प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और चित्रकूट का। चौथा प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का। और पांचवा लखनऊ से वृंदावन, मथुरा के तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ का। ये सभी जगह श्रद्धालुओं के पार भीड़ थी। तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने टारगेट दिया था कि कुंभ दिव्य और भव्य बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ हमें उसको डिजिटल फॉर्म में भी लाना होगा। जैसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए स्वच्छता पे ध्यान देना होगा, इसके लिए प्रशिक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना होने पाए इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम, सुरक्षा के लिए केवल पुलिस को लगना है रूटीन ड्यूटी नहीं करने, उसके बिहेवियर में चेंज हो। ये कैसे होगा, इसके लिए प्रशिक्षण देना होगा। प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मैपिंग हो सके, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप एक एक को हेड काउंट कर सकें, किसी भी ऐसी घटना को जो सुरक्षा में सेंध लगा सकें, लगाने की फिराक में हो, उसको चिन्हित कर सकें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का इस्तेमाल करते कैसे कर सकते हैं, इसके लिए काम करना। तो इन चीजों को पहली बार कुंभ में इस्तेमाल किया गया, महाकुंभ के आयोजन में इसका इस्तेमाल किया गया और परिणाम सबके सामने है। एक एक हेड को काउंट करने की हमारे पास तकनीक आई जो इससे पहले कम हुआ करती थी। स्वच्छ कुंभ देखने को मिला,
जो भी आया उसने कुंभ में स्वच्छता की और पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें होने के नाते 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं को जो भूले भटके थे, अपने परिवारजनों से बिछड़ गए थे, उनके घरों तक घर वालों तक पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और मेरा मानना है कि अच्छे कार्य में चुनौती तो आएंगी, लेकिन जब चुनौती का फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तभी सफलता का मजा भी। एक चुनौती बहुत बड़ी आई थी जब तो ये सारी चीजें देखने को मिली और मेरा मानना है कि अच्छे कार्य में चुनौती तो आएंगी, लेकिन जब चुनौती का फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तभी सफलता का मजा भी। एक चुनौती बहुत बड़ी आई थी जब जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ का हादसा हुआ था, तब आपको लगा कि ये क्या हो गया, ये तो देखिए वह दुखद घटना थी, लेकिन श्रद्धालु जनों ने, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। आपने देखा होगा रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो जो है हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे, उसमें हम लोग इस धोखे में, इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। अरे हमने कहा देखो पहले जांच होने दीजिए, आप पहले स्वस्थ होइए। खैर मुझे ये लगा कि भाई दुखद मौत 29 लोगों की हुई, लेकिन बाकी शेष जो लोग घायल थे उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाने में। विपक्ष का कहना है कि 30 जो है वो बहुत कम है और कोई साजिश है कि नंबर को आपने सप्रेस किया है। विपक्ष को तो हर एक चीज में देखिए, विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों है। आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते तो उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाने में। विपक्ष का कहना है कि 30 जो है वो बहुत कम है और कोई साजिश है कि नंबर को आपने सप्रेस किया है। विपक्ष को तो हर एक चीज में देखिए, विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों है। आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाता। फिर हमने जब पेंटून ब्रिज लगाए, 30 पेंटून ब्रिज बनाए। आप याद करिए 2013 में जब कुंभ का आयोजन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुल मुझे लगता है कि 12 से 15 पेंटून ब्रिज लगाए थे। कोई भी उन्होंने वहां पे अस्थाई घाट नहीं बनाया था, कोई कॉरिडोर नहीं बनाए थे, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी थी जिससे श्रद्धालु जनों को स्वच्छता के बारे में या वहाँ की सुरक्षा के बारे में बेहतर अनुभव लेकर के जाएं। अविरल और निर्मल गंगा मिले, इसके लिए भी कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। पहली बार इन सब का आनंद लोगों ने लिया, तब भी ये लोग उंगली उठा रहे थे। और इनकी मानसिकता उसी से समझी जा सकती थी कि ये मानते थे कि सैकड़ों में मौतें हों, क्योंकि इनके समय में मौतें उसी प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से होती थी। याद करिए 1954 को लगभग 1000 मौतें हुई थी। याद करिए 74 के कुंभ को सैकड़ों में मौतें हुई थी, 86 में सैकड़ों मौतें हुई थी। तो ये लोग उसकी पुनरावृत्ति चाहते थे, लेकिन सरकार के इंतजाम
और पब्लिक का सपोर्ट सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करता है, और उन्हें कुछ लोगों की दुखद मौत हुई, शेष लोग सुरक्षित उनके परिवारजनों को सौंपे गए। एक प्रश्न है योगी जी, पिछले चुनाव के लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें ये कहा गया कि कैंडिडेट्स के चयन में लोगों को सौंपे गए। एक प्रश्न है योगी जी, पिछले चुनाव के लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें ये कहा गया कि कैंडिडेट्स के चयन में आपकी सलाह नहीं ली गई और उसकी वजह से राजपूत नाराज़ हो गए और बीजेपी की जो संख्या जो है वो कम हो गई। क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहाँ से आ जाती है। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूँ ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुँचे हैं वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं उनकी वजह से आप पहुँचे हैं, उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई और तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। जी, ये आप कहते हैं कि यूपी में 80-20 की लड़ाई है, इसका क्या मतलब है? 80-20 की लड़ाई, ये वही लड़ाई है Gaza's population is on the 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए थे। तो हम तो यही मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो हैं मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं, स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। देखिए, जो 80 जो हैं वो भी बटे हुए हैं, कोई बटा नहीं है, कास्ट के बेसिस पे बटे हैं। देखिए, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यूपी के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुए थे 10, और 10 के 10 इलेक्शन में से 8 बीजेपी जीती है और 2 समाजवादी पार्टी जीती है। तो मैंने पहले कहा ना 80-20 की लड़ाई है। अब इससे ज़्यादा उदाहरण क्या आपको दे सकते? लेकिन उसी उसमें आपने ये भी कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो और वो महाराष्ट्र में कटेंगे में नहीं, देखिए बटेंगे कटेंगे इस परिप्रेक्ष्य में था कि इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं होता है। इतिहास की हर एक घटना हमारे लिए एक प्रेरणा भी होनी चाहिए और एक सबक भी होना चाहिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं, आप क्या चाहेंगे कि यूपी से बने? देखिए, ये हमेशा यूपी के रहे राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव होगा और उस दिशा में वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसमें किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। एक, और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, एक कांग्रेस के ऊपर सवाल। स्पेस नहीं है। एक, और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, एक कांग्रेस के ऊपर सवाल है। एक टाइम था जब कांग्रेस का गढ़ था, उत्तर प्रदेश जो है कांग्रेस का गढ़ था। अब कांग्रेस जो है छोटे भाई के रूप में देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कभी अपनी सपोर्ट बेस वापस ला पाएगी? देखिए, कांग्रेस जिस रास्ते पे जा चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि उसके सामने अब कोई आगे पनपने या बढ़ने की कोई संभावना बची हुई है। अपने मूल से जब कोई भटक जाता है, अपने मूल्यों से जब कोई भटक जाता है,
तो उसके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। और वह सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस आपके सामने है। याद करिए, देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस भारत की आत्मा के रूप में देश की जनता ने उसको उस समय माना और स्वतंत्र भारत में इन्होंने खिलवाड़ करना शुरू किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में पहला संशोधन इन्होंने पहले तो मीडिया का गला घोंटने को लेकर के किया, फिर कश्मीर में धारा 370 को जबरन घुसेड़ करके किया, फिर लगातार देश के अंदर ऐसे कार्य करते रहे और 1976 आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो संविधान का गला ही घोंटने का काम करने का किया था। ये लगातार कांग्रेस आज उस दिशा में गई। इसने मुद्दों के समाधान के बजाय समस्याएं देश को ज्यादा दी। जैसे मोदी जी आए, अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो गया। ये काम 1950 में भी हो सकता था, 1952 में भी हो सकता था, उसके आगे की सरकारों में भी हो सकता था। ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि भारत की आस्था को इन्हें कोई चिंता नहीं थी। 3 तलाक की कुप्रथा पर पहले भी रोक लग सकती थी, ये मोदी जी ने किया। धारा 370 ये पहले भी समाप्त हो सकती थी, लेकिन ये भी मोदी जी ने किया। तो जब कांग्रेस अपने मुद्दों से ही भटक चुकी है, अपने मूल से ही उसका संबंध विच्छेद हो चुका है, तो पब्लिक क्यों सपोर्ट करेगी कांग्रेस को? तो जो कांग्रेस का जो पतन हो रहा है, इसमें राहुल गांधी का कितना बड़ा हाथ होगा? मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस के वे लोग भी हैं जो कांग्रेस की नीतियों को तय करते हैं और कांग्रेस का एजेंडा सेट करते हैं। आपको लगता है कि हिंदी को पूरे देश की एक भाषा बनाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बननी चाहिए हिंदी? देखिए, भारत हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा भी है और पूरे देशवासियों की भी इच्छा होती है।